नमस्कार बच्चों। सीखने के इस ऑनलाइन माध्यम में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के 10वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। अपने अध्याय का नाम है किशोरावस्था की ओर। आपकी कक्षा में इस चैप्टर का होने का अपना एक अलग से मतलब है और वह यह है कि आप अब जिस उम्र में प्रवेश कर रहे हो उस उम्र को या उस अवस्था को हम किशोरावस्था कहते हैं। अब हम इस चैप्टर के अंदर इसी किशोरावस्था के बारे में बात करेंगे। यह अवस्था कौन सी होती है, इसके अंदर क्या चुनौतियाँ होती हैं और इस अवस्था के अंदर हमारे शरीर में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो आइए अपने चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किशोरावस्था एवं यौवनारंभ के बारे में। किशोरावस्था क्या होती है? जीवन काल का वह समय जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, वह अवधि किशोरावस्था कहलाती है। अब हम देखते हैं कि इसका समय कितना होता है। तो इसका समय काल होता है 11 वर्ष की आयु से लेकर 18 से 19 वर्ष तक। यानी कि जब व्यक्ति या छोटा बच्चा 11 वर्ष की उम्र तक पहुंच जाता है तो उसकी किशोरावस्था का आरंभ हो जाता है। और किशोरावस्था के अंदर जो जो परिवर्तन होते हैं वो सभी 11 वर्ष की उम्र से एक बच्चे के अंदर दिखने शुरू हो जाते हैं। लड़कियों में किशोरावस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पहले ही प्रारंभ हो जाती है। यानी कि लड़कियों के अंदर जो किशोरावस्था की उम्र है वो लगभग 11 वर्ष से शुरू होती है और लड़कों के अंदर इसके 2 वर्ष बाद यानी कि 12 या 13 वर्ष के अंदर किशोरावस्था स्टार्ट होती है। जैसे ही बच्चा 11 वर्ष की उम्र यानी कि किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उसके शरीर में कुछ परिवर्तन आने शुरू होते हैं और यही परिवर्तन यौवनारंभ के संकेत होते हैं। तो इससे हमें समझ आता है कि यौवनारंभ क्या होता है। यौवनारंभ हम तब कहेंगे जब एक बच्चे के अंदर 11 वर्ष की उम्र के बाद शरीर में जो परिवर्तन आने शुरू होते हैं। यौवनारंभ कब खत्म होता है? तो इसका आंसर है किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यौवनारंभ समाप्त हो जाता है। अब हम देखते हैं कि किशोरावस्था या यौवनारंभ में होने वाले कौन कौन से परिवर्तन हैं। तो पहला परिवर्तन होता है लंबाई के अंदर वृद्धि होना। यानी जैसे ही बच्चा 11 और 12 वर्ष की उम्र में प्रवेश करता है तो उसकी लंबाई के अंदर एकाएक एकदम से वृद्धि स्टार्ट होती है। दूसरा परिवर्तन होता है शारीरिक आकृति में परिवर्तन। यानी कि उसके जो शरीर कैसा दिखता है उसके अंदर परिवर्तन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद तीसरा है उसकी आवाज़ में परिवर्तन, उसके स्वर में परिवर्तन। यानी कि लड़कों की आवाज़ है वो कुछ मोटी हो जाती है और लड़कियों की आवाज़ है वो तीखी और पतली हो जाती है। इसके बाद स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। पांचवा जो परिवर्तन होता है जनन अंगों का विकास। और छठा जो परिवर्तन होता है मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता का प्राप्त होना। ये कुछ 6 परिवर्तन होते हैं जब यौवनारंभ शुरू होता है। यानी कि बच्चों के अंदर जब 11 से 13 वर्ष की उम्र स्टार्ट होती है तो उसके बाद ये कुछ 6 परिवर्तन हैं जो उनके अंदर मुख्य रूप से आते हैं। और यही परिवर्तन बच्चों जब आप 11 यानी कि अब आपकी उम्र लगभग 11-12 वर्ष की है तो आप भी इनमें से जो परिवर्तन है सबको आप महसूस करोगे। और ये सब परिवर्तन नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रूप से होते हैं और इनसे किसी भी तरीके की घबराने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। अब हम एक एक करके इन परिवर्तनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है लंबाई में वृद्धि होना। किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा दिखने वाला परिवर्तन यही होता है। जब बच्चा 11 या 12 वर्ष की उम्र में पहुंचता है तो उसके बाद उसकी लंबाई एकदम से बढ़ना स्टार्ट होती है। अलग अलग व्यक्तियों की लंबाई में वृद्धि की दर भी अलग अलग होती है, लेकिन 18 वर्ष जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष पहुंचती है तो उसकी जितनी
लंबाई बढ़नी होती है वो लगभग पूरी बढ़ जाती है, यानी 18 वर्ष के बाद उसकी लंबाई बिल्कुल नहीं बढ़ती। इसके बाद है किसी व्यक्ति की लंबाई उसके माता पिता से प्राप्त जीन पर निर्भर करती है। इसके साथ साथ इस आयु में संतुलित आहार लेना भी बहुत आवश्यक है। यानी कि कोई माता पिता, अगर किसी बच्चे के माता पिता लंबे हैं तो बहुत ज़्यादा ये चांस होते हैं कि वह बच्चा भी 18 वर्ष की उम्र पहुँचते पहुँचते लगभग उतना ही लंबा हो जाएगा। ये होता है जीन पर निर्भर करना। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ पे भी निर्भर करता है और वो है संतुलित आहार। इसके बारे में हम इस चैप्टर में आगे भी बात करेंगे कि संतुलित आहार क्या होता है और किशोरावस्था में यह क्यों ज़रूरी होता है। इसके बाद बात करते हैं दूसरे परिवर्तन के बारे में। दूसरा हमारा परिवर्तन है शारीरिक आकृति में परिवर्तन। किशोरावस्था में लड़कियों तथा लड़कों के शरीर के बनावट में भी अलग अलग परिवर्तन होते हैं। लड़कियों के अंदर कुछ अलग स्पेसिफिक परिवर्तन होते हैं और लड़कों के अंदर कुछ अलग तरीके के परिवर्तन होते हैं जब किशोरावस्था स्टार्ट होती है। तो लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट एवं गठी हुई दिखाई देती हैं तथा वृद्धि के कारण लड़कों के कंधे फैलकर चौड़े हो जाते हैं तथा लड़कियों में कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। इसके बाद तीसरा जो परिवर्तन है वह है स्वर यानी कि आवाज़ में परिवर्तन। जो हम बोलते हैं उसके अंदर भी लड़कों और लड़कियों दोनों में परिवर्तन आता है। यौनारंभ के साथ लड़कों की आवाज़ मोटी तथा लड़कियों की आवाज़ पतली होने लगती है। लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है जो गले के सामने उभरे हुए भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं। लड़कियों का स्वर यंत्र छोटा होता है इसलिए वह गले से बाहर दिखाई नहीं देता है और इसी कारण से, क्योंकि लड़कों का जो स्वर यंत्र यानी जिसे हम लेरिनिक्स भी बोलते हैं वह थोड़ा सा साइज में बड़ा हो जाता है और इसी कारण से लड़कों की आवाज़ है वह 11 और 12 वर्ष की उम्र में थोड़ी सी फटी हुई आवाज़ आती है और उसके बाद धीरे धीरे मोटी आवाज़ हो जाती है। और लड़कियों का लेरिनिक्स यानी कि स्वर यंत्र है वह छोटा होता है और इसी के कारण उनकी आवाज़ पतली होती है। इस आवाज़ के बारे में आप ध्वनि वाले अध्याय में, आपका जो 12वां अध्याय है उसके अंदर भी आप इसके बारे में पढ़ोगे कि लड़कियों की आवाज़ पतली और लड़कों की आवाज़ मोटी क्यों होती है। तो उसका कारण यही होता है कि लड़कों का स्वर यंत्र कुछ मोटा होता है और लड़कियों का स्वर यंत्र थोड़ा सा छोटा होता है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं अपने चौथे परिवर्तन के बारे में जो किशोरावस्था में मुख्य रूप से होता है। चौथा परिवर्तन है स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। किशोरावस्था में स्वेद एवं तेल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है। स्वेद यानी कि पसीना और तेल यानी कि कई बार हमारे स्किन के ऊपर चिकनाई सी हमें महसूस होती है, वही होता है तेल ग्रंथियों का स्राव। और इनकी क्रियाशीलता के कारण व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियाँ और मुहासे भी हो जाते हैं। इसके बाद है पांचवा परिवर्तन जनन अंगों का विकास। यौनारंभ के साथ लड़कों में नर जनन अंग तथा लड़कियों में मादा जनन अंग अपना कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। नर जनन अंग यानी कि वृषण है वह शुक्राणुओं का उत्पादन करते हैं, जबकि मादा जनन अंग यानी कि अंडाशय अंडाणुओं का उत्पादन शुरू कर देते हैं। इसके बाद छठा और आखिरी परिवर्तन जो किशोरावस्था में होता है वह है मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता का प्राप्त होना। किशोरावस्था वह समय होता है जब व्यक्ति के मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है, यानी कि उसका मानसिक विकास बिल्कुल चरम सीमा पर होता है। इसके बाद वह सोचने विचारने में काफ़ी समय लेते हैं क्योंकि उनका बौद्धिक विकास भी शुरू हो जाता है, यानी कि उनके दिमाग का विकास शुरू हो जाता है और विकास 18 वर्ष की उम्र तक चलता रहता है और इसलिए वह अब जो भी फैसला लेते हैं, जो भी काम करते हैं उसके ऊपर काफ़ी सोच विचार कर फिर उसका निर्णय लेते हैं। कभी कभी एक किशोर व्यक्ति अपने शरीर में होने वाले इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, परंतु
किशोर व्यक्ति को ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यह परिवर्तन प्राकृतिक रूप से होते हैं और शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न होते हैं। यह लाइन आप सभी बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अभी उसी स्टेज से गुजरने वाले हो जिन जिन परिवर्तनों की इस चैप्टर में अभी तक हमने बात की है। टोटल 6 तरीके के परिवर्तनों की हमने बात की है। इन सभी तरीके के परिवर्तन आपके शरीर में भी आएंगे, लेकिन आप सभी बच्चों को इनसे घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से होते हैं। हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी की लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, किसी की आवाज़ है वो ज़्यादा फट जाती है, या ऐसा ही कुछ और, लेकिन ये हम इसी चैप्टर में अब आगे पढ़ने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो चलो आगे पढ़ते हैं हम। संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। संतति यानी कि माता पिता से शिशु का जब जन्म होता है तो वह जन्म लेने वाला शिशु लड़का होगा या लड़की होगी, यह किस प्रकार निर्धारित होता है, इसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। तो प्रत्येक कोशिका के बारे में आप 9th चैप्टर में पढ़ चुके हो, जिसके अंदर हम कोशिका यानी कि हर जीवित प्राणी या हर जीव जो इस धरती के ऊपर पाया जाता है वह कोशिका से मिलकर बना होता है। और कोशिका के केंद्रक के अंदर एक धागे जैसी संरचना होती है जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र के बारे में और ज़्यादा आप बड़ी क्लासों में अच्छे से पढ़ेंगे। गुणसूत्र है यह मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं, और केंद्रक मनुष्य की कोशिका है, उसके केंद्रक में टोटल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े यानी कि एक जोड़े के अंदर 2 गुणसूत्र होते हैं। तो टोटल मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में 46 गुणसूत्र या फिर 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से एक जो 23वां जो जोड़ा होता है उसके अंदर जो गुणसूत्र होते हैं उन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं, और इन्हें हम X तथा Y गुणसूत्र से पहचानते हैं। अंडाणु में सदा X गुणसूत्र होता है, जबकि शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक X गुणसूत्र वाला होता है तथा दूसरा Y गुणसूत्र वाला होता है। यानी कि हम अभी तक जो हमने पढ़ा है इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। प्रत्येक कोशिका के अंदर एक धागे जैसी संरचना होती है जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं। ये गुणसूत्र मनुष्य के अंदर टोटल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, और एक जोड़ी के अंदर 2 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 23वां जोड़ा यानी कि आखिरी वाला जो जोड़ा होता है वह लिंग गुणसूत्र कहलाता है, जिसके अंदर या तो दोनों X होते हैं या फिर दोनों में से एक X तथा एक Y गुणसूत्र होता है। जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु के साथ मिलता है तो जन्म लेने वाला शिशु लड़की होती है। अगर Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु के साथ मिलता है तो जन्म लेने वाला शिशु लड़का होता है। इसी को हम डायग्राम से समझते हैं। ऊपर जो स्पर्म लिखा हुआ है, स्पर्म का मतलब है शुक्राणु, और नीचे जो इंग्लिश में एग लिखा हुआ है उसका मतलब है अंडाणु। अंडाणु जैसा हमने पढ़ा है दोनों के अंदर X गुणसूत्र होते हैं, जबकि शुक्राणु या तो Y या फिर X गुणसूत्र वाले होते हैं। जब Y गुणसूत्र वाले अंडाणु के साथ मिलेंगे तो जो शिशु का जन्म होगा वह लड़का होगा, और अगर X गुणसूत्र वाले शुक्राणु अंडाणु के साथ मिलेंगे तो जिस शिशु का जन्म होगा वह लड़की होगी। तो इस प्रकार हमने समझा कि संतति का लिंग निर्धारण कैसे होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं लिंग हार्मोन। लिंग हार्मोन अभी हमने पढ़े, उसके अतिरिक्त कौन कौन से हार्मोन अन्य होते हैं। लिंग हार्मोन जो होते हैं वो भी हम इसी के अंदर अभी पढ़ते हैं। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। सबसे पहले हमने जो पढ़ा था वो पढ़े थे किशोरावस्था के अंदर कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो यह है कि वो जो परिवर्तन यानी कि आवाज़ में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन, वो सब किसकी वजह से होते हैं। तो उसका आंसर है
कि वह सब हार्मोन की वजह से होते हैं। अब ये हार्मोन क्या होता है? तो हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है। अब अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं? जो ग्रंथियाँ अपने हार्मोन को सीधा रक्त के अंदर स्रावित करती है उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। अब हमारे शरीर के अंदर भी कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। आइए हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी होती है। सबसे पहली और मुख्य ग्रंथि जो बाकी ग्रंथियों के हार्मोन को नियंत्रित करती है वह है पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन है वृद्धि हार्मोन तथा लैंगिक उद्दीपन हार्मोन। ये दो तरीके के मुख्य हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है। इसके बाद दूसरी जो ग्रंथि है वह है थायराइड ग्रंथि। यह थायरोक्सिन हार्मोन को स्रावित करती है। इसके बाद तीसरी अंतःस्रावी ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथि। यह एड्रिनोलिन हार्मोन को स्रावित करती है। एड्रिनोलिन हार्मोन है वह हमारे खून के अंदर, हमारे रक्त के अंदर नमक की मात्रा को कंट्रोल करता है। इसके बाद है वृषण अंतःस्रावी ग्रंथि। वृषण टेस्टोस्टेरोन यानी कि पौरुष हार्मोन को स्रावित करती है, जो मुख्य रूप से लड़कों के अंदर जो परिवर्तन होते हैं उनको नियंत्रित या कंट्रोल करते हैं। इसके बाद अंडाशय अंतःस्रावी ग्रंथि है वह एस्ट्रोजन हार्मोन यानी कि स्त्री हार्मोन को कंट्रोल करती है, जो कि मुख्य रूप से लड़कियों के अंदर जो परिवर्तन होता है उसको कंट्रोल करता है। पैनक्रियाज नामक अंतःस्रावी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करती है। अब हम देखते हैं कि ये सारी 6 तरीके की जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो हमारे शरीर में कहाँ कहाँ उपस्थित होती हैं। तो ये वह सारी जगह हैं जहाँ पर ये ग्रंथियाँ उपस्थित होती है। पीयूष ग्रंथि जो बिल्कुल हमारे सर के पास यानी मस्तिष्क के पास उपस्थित होती है। थायराइड ग्रंथि है वह हमारे गले में उपस्थित होती है। एड्रिनल ग्रंथि हमारे दोनों साइड, जो हमारा उदर यानी कि पेट होता है उसके ऊपर फेफड़ों के नीचे, वहाँ पे एड्रिनल ग्रंथि उपस्थित होती है। और हमारे उदर यानी कि पेट के बिल्कुल साइड में अग्नाशय नामक ग्रंथि, जिसे हम पैनक्रियाज भी कहते हैं, वह उपस्थित होती है। इसके बाद स्त्रियों में अंडाशय की स्थिति और मनुष्य यानी पुरुष के अंदर वृषण की स्थिति है, वो भी इस डायग्राम के अंदर समझाई गई है। इसके बाद हम बात करते हैं कीट एवं मेंढक के जीवन को चक्र को पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान। कीटों और मेंढक इन सब के जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए भी हार्मोन जरूरी होते हैं। जैसे कि हमारे शरीर यानी कि मनुष्य के शरीर के अंदर हार्मोन की जितनी ज़रूरत होती है वैसे भी बाकी जीवों के अंदर भी होते हैं। कीट तथा मेंढक को जन्म से लेकर एक वयस्क कीट बनने तक या वयस्क मेंढक बनने तक अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। यह सभी चरण हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। यानी कीट है वो पहले जब उसका जन्म होता है तो बिल्कुल एक इल्ली के आकार का होता है, जिसे हम लार्वा कहते हैं, और लार्वा से फिर वो विकसित होते होते एक बड़ा कीट बन जाता है। इन चरणों को एक हार्मोन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऐसे ही मेंढक बिल्कुल जब उसका जन्म होता है तो वह बिल्कुल एक रस्से या धागे की आकार का होता है, जिसे टैडपोल कहते हैं, और टैडपोल से फिर विकसित होते होते वो मेंढक बन जाता है। यह भी हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है। अब कीटों के लार्वा से वयस्क कीट बनने तक के परिवर्तन को कायांतरण कहते हैं। यह एक नया शब्द आया है कि कायांतरण क्या होता है। तो लार्वा से वयस्क कीट बनने के परिवर्तन को ही कायांतरण कहते हैं। और यह कायांतरण को नियंत्रण कौन करता है? कीट हार्मोन। कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन के द्वारा होता है। एक टैडपोल से वयस्क मेंढक बनने का प्रक्रम थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन के द्वारा होता है। यानी कि टैडपोल से एक वयस्क या पूरा बड़ा मेंढक बनने के लिए जिस हार्मोन की ज़रूरत है उसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। अब सोचो, अगर जल के अंदर नमक नहीं होगा तो
जो मेंढक है वो कभी भी टेडपोल से मेंढक नहीं बन पाएगा, क्योंकि वहाँ पे थायरोक्सिन हार्मोन नहीं उपस्थित होगा। इसके बाद हम बात करते हैं जननात्मक स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्या होता है और अब किशोरावस्था के अंदर यह स्वास्थ्य क्यों जरूरी होता है। स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति का शारीरिक एवं मानसिक रूप से विसंगति मुक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है, यानी कि वह मानसिक रूप से भी बिल्कुल स्वस्थ हो और शारीरिक रूप से भी बिल्कुल स्वस्थ हो। किसी भी आयु के व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या जरूरी होता है, तो संतुलित आहार जरूरी होता है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि ये संतुलित आहार क्या होता है। व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सफाई, यानी कि उसे डेली रूटीन से स्नान करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए यानी कि दांतों की सफाई भी करना चाहिए, ऐसे ही नाखूनों को काटना चाहिए यानी कि हाथों की सफाई करनी चाहिए। ऐसे ही पूरे शरीर की व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सफाई का ध्यान रखना चाहिए, और किशोरावस्था में तो यह और भी जरूरी हो जाता है। इसी तरह से डेली शारीरिक व्यायाम करना चाहिए, और अगर आप व्यायाम नहीं कर पा रहे हो तो आपको डेली कुछ ना कुछ खेल जरूर खेलना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं किशोर की पोषण आवश्यकताएं। किशोरावस्था के अंदर क्या क्या पोषण आहार लेना चाहिए और क्या आहार नहीं लेना चाहिए। यह अवस्था तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था है। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर लंबाई भी बहुत तेज़ गति से बढ़ती है, ऐसे ही बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, इसीलिए यह तीव्र वृद्धि और विकास की अवस्था है। अब इसीलिए इस आयु में संतुलित आहार लेना बहुत आवश्यक है। अब संतुलित आहार वह होता है जिसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। इसके बाद हमें क्या नहीं खाना चाहिए। चिप्स तथा पैक किए हुए डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, यानी कि पैटीज़, बर्गर या जो भी पैक किए हुए डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ है, उनको कभी भी नियमित भोजन के रूप में इस अवस्था में या किशोरावस्था में और बाकी भी कभी भी जीवन में इनको कम से कम खाना चाहिए। अब क्या खाना चाहिए जिसकी वजह से हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज प्राप्त हो सके। तो हमें खाने के अंदर चावल, रोटी, पत्तेदार सब्जियां, गुड़, संतरा, आंवला, नट एवं दालें तथा घी और शक्कर, इन सबको सुबह, शाम या किसी भी एक टाइम के खाने में ज़रूर शामिल करना चाहिए, जिससे कि हमारी प्रोटीन की ज़रूरत, कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत, वसा, विटामिन और खनिज की ज़रूरत पूरी हो सके, और इसी से ही हमारा संतुलित आहार बनता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो सबसे आखिर में कि हम किशोरावस्था के अंदर जो बहुत सारे परिवर्तन होते हैं उसकी वजह से कई बार नशीली दवाओं या ड्रग्स का भी कई बच्चे या कई किशोर व्यक्ति उपयोग करना शुरू कर देते हैं। तो इनका उपयोग ना ही तो खुद करें, और अगर आप किसी को आसपास इनका उपयोग करते हुए देखते हैं तो उनको भी इस बात के लिए रोकें। किशोरावस्था व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक रूप से सबसे अधिक सक्रियता का समय होता है। इस काल में कई बार व्यक्ति भ्रमित एवं असुरक्षित अथवा तनाव युक्त महसूस करता है। ये सारी चीज़ें किशोरावस्था के अंदर होती हैं। कई बार किशोर व्यक्ति इसी तनाव की स्थिति से निपटने के लिए खुद या किसी अन्य व्यक्ति के कहने पर नशीली दवाओं का सेवन आरंभ कर देते हैं, लेकिन यह स्वास्थ्य और खुशी दोनों के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। इसका सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए, और अगर आपने एक बार इसका सेवन आरंभ कर दिया तो इसके बाद धीरे धीरे इसकी लत भी लग जाती है और शरीर इसके बिना रह भी नहीं सकता। इसके अलावा ड्रग्स लेने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सिरिंज के द्वारा एड्स नामक घातक रोग भी हो सकता है, जो कि HIV वायरस से फैलता है। एड्स के बारे में यह आपके लिए क्वेश्चन है, आप पता करिए एड्स क्या होता है, कैसे फैलता है, यह घातक क्यों है, क्या यह लाइलाज बीमारी है या फिर इसका इलाज हमें मिल गया है। ये सारी चीज़ आपके लिए होमवर्क है बच्चों, आप खुद इसका डिस्कस करिए, इधर उधर से पूछिए, अपने बड़ों से पूछिए। और यहाँ पर हम अपना चैप्टर
समाप्त करते हैं। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।